हेलो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज अपनी चल रही है। उसी में मैं अपना थर्ड लेक्चर लेके यहाँ हाजिर हूँ। अपना 4 लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा खत्म होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हो, हम थ्योरी भी पूरा कवर कर रहे हैं और साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स हम सीधा सीधा टॉपिक पे चलते हैं। तो आज का टॉपिक है बेटा अपना पोटेंशियल एनर्जी। हम यहाँ तक पहुँच गए थे। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ये हमें देखना है। अभी क्या देखना है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो ये पहले डायपोल क्या होता है हमने ऑलरेडी देखा है। क्या देखा है बेटा हमने? डायपोल। डायपोल को समझा है? यस और नो देख लेना, आप लोगों ने डायपोल पढ़ाया अपन ने। तो डायपोल क्या होता है? एक चार्ज उसमें पॉजिटिव होता है, एक चार्ज क्या होता है बेटा? निगेटिव। एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, ऐसे दो चार्जेस रहते हैं और इनके बीच का डिस्टेंस हम कितना कंसिडर करते हैं? ट्वाइस एल। और इसका डायपोल मोमेंट हम लेते हैं Q इंटू 2L, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चार्ज में से जाने वाली लाइन को एक्सिस बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन को हम इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ठीक है, तो अब हमें इसको क्या किया, अगर सपोज मैंने एक डायपोल उठाया और एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया। कहाँ रख दिया बेटा? एक्सटर्नल फील्ड में। मतलब सपोज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान दीजिएगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया, इस डायपोल को उठा के यहाँ रख दिया। डायपोल को उठा के यहाँ प्लेस कर दिया। ठीक है भैया, ये डायपोल का प्लस क्यू हुआ, ये डायपोल का माइनस क्यू हुआ, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है अपना? ट्वाइस एल। अब होगा क्या, जैसे हमने इसे प्लेस किया, इसका एंगल कितना बन गया? थीटा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इधर जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना चाहेंगी? इसे ऐसे रोटेट करना चाहेंगी। क्या करना चाहेंगी? रोटेट करना चाहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे आने वाले फोर्सेस क्या होंगे? ये हो जाएगा Q इंटू ई, इधर फोर्स हो जाएगा Q इंटू ई। अब दोनों ये माइनस क्यू ई हो जाएगा, इधर वाला प्लस क्यू ई हो जाएगा। अब ये फोर्सेस क्या करना चाहेंगे? इसे ऐसे रोटेट करना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे? रोटेट करना चाहेंगे। तो इसे अगर ऐसे रोटेट करना चाहेंगे तो इसमें क्या आएगा भैया? टॉर्क आएगा। टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल दिया जाता है P क्रॉस E से, मतलब PE साइन थीटा। क्या होता है भैया? PE साइन थीटा। डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो डायपोल के एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो भी एंगल होगा वो होगा थीटा। ये डायपोल का एक्सिस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उनके बीच का एंगल यानी क्या हो गया? थीटा। अब ये अगर टॉर्क लगा रहा है, मतलब ये डिस्प्लेस हो सकता है, तो इसमें क्या होगा? वर्क डन होगा। क्या होगा? वर्क डन। और जो भी वर्क होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है बेटा? स्टोर होता है। तो यहाँ पे वर्क डन, अब मैं अगर लिखूं स्मॉल वर्क डन, इस कौन वर्क डन करेगा? यहाँ पे टॉर्क करेगा। TW इज इक्वल टू क्या होगा? DW इज इक्वल टू क्या होगा भैया? टॉर्क इंटू डी थीटा। जैसे अपन लेते हैं DW इज इक्वल टू क्या होता है भैया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सेम उसी प्रकार DW यानी क्या हो जाता है? टॉर्क इंटू डी थीटा, एंगुलर फॉर्म में। फोर्स की जगह टॉर्क ले लिया, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लिया। ठीक है, टोटल वर्क निकालना होगा तो इसे क्या करेंगे? हम इंटीग्रेट करेंगे। तो थीटा की जो सपोज ये जो एंगुलर पोजीशन है, अगर मैं इसमें बोल दूं थीटा 0 को बोल देते इनिशियल, एंड आफ्टर टॉर्क थीटा हो गया फाइनल। तो इसको कहाँ से कहाँ तक करेंगे अपन? थीटा 0 से लेके तो थीटा तक करेंगे। कहाँ से कहाँ तक करेंगे? थीटा 0 से लेके तो थीटा तक। तो ये वर्क हो जाएगा W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कहाँ से कहाँ कर रहे हैं? थीटा 0 से थीटा तक। टॉर्क की वैल्यू क्या है बेटा? PE साइन थीटा है। क्या है? PE साइन थीटा। P और E तो बाहर आ जाएंगे। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं अपन? थीटा 0 से थीटा तक जा रहे हैं। तो अपर लिमिट माइनस क्या करेंगे? लोअर लिमिट करेंगे। क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वर्क डन क्या हो जाएगा भैया? PE माइनस कॉस ऑफ थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कॉस ऑफ थीटा 0 हो जाएगा। तो इसे अगर हम रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा भैया कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा। ठीक है क्या? इफ इनिशियली थीटा 0 क्या है? 0 है, तो ये 1 हो जाएगा। W इज इक्वल टू बन जाएगा PE 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है क्या? क्या बन गया? 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गया अपना वर्क डन। यही वर्क काय में स्टोर होगा बेटा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। PE 1 माइनस कॉस थीटा या फिर PE कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? यस और नो? अब सपोज अगर हमने बोला कि फाइनल पोजीशन थीटा हो गया 90,
इफ थीटा इज इक्वल टू क्या बोल देंगे बेटा 90। अब इसमें 3 केसेस है, यहाँ तक आ गए अपन, देख लो यहाँ पे यही किया, टॉर्क लिया, थ्योरी आप लोग पढ़ सकते हो, कंसीडर क्या किया था, डायपोल किया था वगैरह, वो बताते आता है आप लोगों को। अभी अपना आ गया पी कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा। अब इसमें हम केसेस लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा केसेस, कि अगर इनिशियली थीटा 0 कितना है π/2 है, कितना है थीटा 0 π/2 है, इस कंडीशन को इफ इनिशियली डायपोल इज परपेंडिकुलर टू, मतलब थीटा 0, इसका मीनिंग ये होता है बेटा कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने डायपोल ऐसे रख दिया, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, ऐसा परपेंडिकुलर रख दिया, तो थीटा 0 क्या हो जाएगा π/2। अगर थीटा 0 π/2 पुट करते हैं तो डेल यू क्या हो जाएगा बेटा पी, ये तो 0 हो जाएगा, ये रहेगा माइनस कॉस थीटा, मतलब ये हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। अब दूसरी केस, अगर हमने इनिशियल थीटा 0 को 0 लिया तो ये कंडीशन बन जाएंगी। एक केस हमने पढ़ी, यहाँ पे क्या लिया हमने, इफ थीटा 0 इज इक्वल टू कितना लिया π/2 लिया, तो ये हो गया माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक है क्या, तो ये हो गई मिनिमम वैल्यू, ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर, तो ये हो गया अपना क्या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल। तो क्या कंसीडर करा हमने, एक डायपोल कंसीडर करा, जैसे हमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा, एक्सटर्नल फील्ड में रखने के कारण उस फील्ड ने उस पर क्या लगाया फोर्स, वो फोर्स के कारण वो डायपोल क्या होना चाह रहा है रोटेट, मतलब उसमें क्या आ गया टॉर्क आ गया। वो जो टॉर्क इंड्यूस हुआ डायपोल में वो कैसे लिखते हैं अपन पी क्रॉस ई के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसे हमने बोल दिया पी साइन थीटा। स्मॉल वर्क डन क्या होता है टॉर्क इंटू डी थीटा, पूरा वर्क निकालना तो इसको इंटीग्रेट किया कहाँ से कहाँ तक, तो थीटा 0 से थीटा तक, सिंपल है। तो हमें एक फार्मूला मिल गया, इसमें हमने 2 कंडीशन लगाई, एक बार थीटा 0 0 पुट किया, एक बार थीटा 0 π/2 पुट करा, तो 2 फार्मूले मिल गए। ठीक है, चलिए ये हो गया अपना टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी की कंडीशन। अब इसी पे एक एग्जांपल दिया है हमें, देखिए 8.14 नंबर का एग्जांपल है, देख लेते हैं। एग्जाम्पल 8.14 क्या बोलता है देखते हैं। इसका कहना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 माइक्रो कूलम बराबर है, क्यू की वैल्यू दी है हमें कितनी 1 माइक्रो कूलम, मतलब 1 × 10⁻⁴ क्या होता है बेटा -6 होता है। ओके, सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर, मतलब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, दैट इज 2 × 10⁻⁻² मीटर। ये 2 कैंसिल मत कर देना बेटा, हम 2 चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं 2L बोलते हैं। ओके ठीक है, द डायपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ओके, पूछा क्या है मैक्सिमम टॉर्क। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या है पी ई साइन थीटा। अब मैक्सिमम कब रहेगा टाउ इज इक्वल टू टाउ मैक्स कब रहेगा जब थीटा 90 होगा, क्यों तो साइन 90 क्या होता है भैया 1 होता है, इसलिए टाउ मैक्स इज इक्वल टू हम ले लेंगे पी ई साइन ऑफ 90, मतलब सिंपली पी इंटू ई। अब पी क्या होता है क्यू इंटू 2L होता है इंटू ई होता है, सारी वैल्यूज हमें पता है, तो पहला आंसर आ गया। समझ में आया ना, पी साइन थीटा की जगह पे क्या पुट करें बेटा 90, साइन 91 हो गया पी इंटू ई, पी यानी क्या होता है क्यू इंटू 2L इंटू ई, टॉर्क आ गया। चलिए बाद में वर्क डन पूछा, वर्क द एक्सटर्नल एजेंट विल हैव टू डू इन टर्निंग द डायपोल थ्रू 180 डिग्री स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन थीटा इज इक्वल टू 0। अभी हमने वर्क का फॉर्मूला निकाला था, वर्क डन क्या हुआ था बेटा पी ई कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा। अब थीटा 0 यानी इनिशियल, तो इनिशियल यहाँ पे कितना बोला है बेटा तो 0 बोला है, और फाइनली कितना बोला है तो 180 डिग्री बोला है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ई कॉस 0 माइनस कॉस 180, ये रहेगा पी ई कॉस 0 क्या होगा 1, कॉस 180 माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ट्वाइस पी ई। अब पी पता है हमें, पी यानी कौन आया था अपना टाउ मैक्स, तो 2 × टाउ मैक्स आ जाएगा। समझ में आया यस और नो, जो भी इसका आंसर था उसको ट्वाइस कर देंगे, क्योंकि पी इंटू ई यानी क्या होता है टाउ मैक्स होता है, तो ये हो गया वर्क डन। समझ गए, तो ये हुआ एग्जाम्पल 8.14। चलिए अब आता है नेक्स्ट पार्ट, अब इसमें है सारी थियोरेटिकल चीज़ें, तो थ्योरी को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया डायपोल का पार्ट पोटेंशियल एनर्जी वाला, उसका न्यूमेरिकल भी हो गया, सिंपल कंसेप्ट है, फटाफट देख लेना, फटाफट एक बार लिख के देखना, कंडीशन आसानी से समझ में आ जाएगी, कुछ उसमें डिफिकल्ट ऐसा कुछ है नहीं। अब मैं थोड़ा सा इसे बढ़ा देता हूँ, क्योंकि हमें थोड़ा थ्योरी को पढ़ना है। किसे पढ़ना है भैया थ्योरी को, तो
थोड़ी मैंने साइज क्या कर दी, बढ़ा दी। चलो बेटा, ठीक है, देखते हैं। अब थ्योरी में आता है कौन, तो थ्योरी में है भैया सबसे पहले कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, फ्री चार्ज क्या है, बाउंड चार्ज क्या है, ये सारी चीजें तो अब समझ लेते हैं। कंडक्टर सबको पता है, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। मटेरियल तीन तरह के आते हैं, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर और एक होता है भैया सेमी कंडक्टर। अब सेमी कंडक्टर हम अलग से पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो जनरली हमें क्या पता है, कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, फ्लो होते हैं। क्या होते हैं, फ्लो। और इंसुलेटर वो चीज होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते। फिर इन सब चीजों का रीजन क्या है, तो जनरली कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं, सब कोई भी मटेरियल का ऐसे बना है, बीच में कौन होता है भैया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब प्रोटॉन। इसके सराउंडिंग कौन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये हमें जनरली बताया जाता है, करेक्ट है। तो अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है तो वो फ्लो होंगे, बराबर। हर कोई कंडक्टर है, कैसे, जैसे अपनी बॉडी में अपन कभी कभी एक आधी प्लास्टिक की चेयर पे बैठे रहे और थोड़ी देर बाद उठ के अपन ने स्टील की चीज को हाथ लगाया तो हमें शॉक लगे जैसा लगता है। अब ऐसा क्यों हुआ, जो अपने बॉडी में फ्री चार्ज अवेलेबल था वो फ्लो हो गया, इसलिए हमें वो शॉक महसूस हुआ। लेकिन वो स्टील को लगाया तब हुआ, लेकिन आपने लकड़ी को पकड़ा तो ऐसा शॉक फील होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि वहां पे चार्ज ट्रांसफर नहीं हो पाता। तो ऐसे मटेरियल जिसमें चार्ज फ्लो नहीं हो पाता उसे हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। अब जिसमें से चार्ज फ्लो हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, कंडक्टर। तो कंडक्टर किसे कहेंगे, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है उसे हम बोलेंगे कंडक्टर, जिसके पास नहीं है उसे क्या बोलेंगे, इंसुलेटर, बराबर। तो ये शॉक वगैरह की बातें आपको पता है। तो ये डिपेंड किस पे करता है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो लूजली बाउंड होते हैं ये वाले बाहर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 2 8 और ये 1 है सोडियम का सपोज। अब ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन फ्री है तो ये भाग जाएगा, तो उसके कारण क्या मिलेगा, हमें कंडक्शन मिलेगा, ठीक है। मेटल, ह्यूमन, अर्थ, एनिमल बॉडीज ऑल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका कहना क्या है, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन द कंडक्टर हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अब इन प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करते हैं। पहला उसने क्या बोला है, इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। मतलब अगर मैंने एक आपको कॉपर का रॉड दिया तो इसके अंदर जो है, अंदर में ई क्या रहेगा, हमेशा जीरो रहेगा। क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ये हमने वैसे भी पढ़ा था जब हमने चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन देखा, तो हमने बोला था इनसाइड जाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगे। ओके। दूसरा, पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर और सरफेस पे पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है। इन स्टैटिक सिचुएशन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो चार्ज। अगर ये स्टैटिक कंडीशन में, मतलब एक ही जगह रखा हुआ है, तो इसके अंदर नो चार्ज वाली कंडीशन भी हम समझ सकते हैं। अगर मेटल का रॉड रखा हुआ है तो उससे शॉक लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि वो नो चार्ज वाली कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। अगर कोई कंडक्टर है उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके सरफेस को हमेशा क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी। क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर। लास्ट पॉइंट, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर कुड बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। एक कंडक्टिंग मटेरियल यानी कंडक्टर की सरफेस डेंसिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये डिफरेंट रह सकता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग रह सकता है। मतलब यहाँ पे कुछ और है तो यहाँ पे कुछ और रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे कितना चार्ज अवेलेबल है। तो ये पांचों पॉइंट्स अच्छे से ध्यान में रखना है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, ये हुई कहानी किसकी, कंडक्टर की। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है वो भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, अपने को जीरो करना है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो मोबाइल को अपने रैप कर दो एल्यूमिनियम फॉइल में, उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगी नहीं और ना ही कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल आएगा, तो वो शील्डिंग हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, शील्डिंग हो जाएंगी। इसको अपन डिस्कस नहीं करते, टाइम वेस्ट होगा, थोड़ा आगे चलते। फ्री चार्ज क्या होता है और बाउंड चार्ज क्या होता है। अब देखो, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को कहा कि बीच में कौन होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है। सेंटर में कौन होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को प्लस क्यों देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कौन भरे, प्रोटॉन्स। कौन भरे पड़े हैं, प्रोटॉन्स। और इसके सराउंडिंग ऑर्बिट में कौन घूमते हैं, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। ऐसे 8 ऐसा सेल बने हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये थोड़े से दूर है न्यूक्लियस से,
तो इनको बाइंड करने वाली एनर्जी कैसी है बेटा, कम है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो लास्ट वाले वैलेंसिंग ऑर्बिट में रहेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली अवेलेबल है। तो ये कौन हो गए, फ्री चार्ज हो गए, विच आर इजी टू कंडक्ट। लेकिन वही ये न्यूक्लियस के पास जो प्रोटॉन है इन्हें तोड़ना मुश्किल है। तो ये कौन से चार्जेस हो गए भैया, बाउंड चार्जेस हो गए। कौन से चार्जेस हो गए, बाउंड चार्जेस। तो एक हो गया फ्री चार्ज और दूसरा हो गया बाउंड चार्ज। दोनों कहाँ रहते हैं, मटेरियल के अंदर रहते हैं। क्लियर। जब भी हम इस पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन ये इजीली निकल के बाहर जा भाग सकते हैं, लेकिन ये भागेंगे क्या, नहीं। तो इसलिए इन्हें क्या बोला गया, बाउंड चार्ज, और इन्हें क्या बोला गया, फ्री चार्ज। आप एक बार रीडिंग कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यही कहानी बताइए, कुछ और नहीं है। ठीक है। अब आता है भैया इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज डाई इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है। अब इंसुलेटर की अगर बात करें तो उसके पास ये फ्री चार्ज अवेलेबल ही नहीं होता, इसलिए कोई कंडक्शन हो ही नहीं पाता, उसके पास अवेलेबल ही नहीं है मूव करने के लिए, तो इसलिए उसे क्या बोलते हैं, हम इंसुलेटर बोलते हैं। अब आया बेटा पार्ट कौन सा, डाई इलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है। तो अब ये डाई इलेक्ट्रिक्स क्या है वो समझते हैं पहले। डाई इलेक्ट्रिक क्या है, एक प्रकार के ऐसे मटेरियल है जिन्हें इंसुलेटर भी बोल सकते हैं, विच आर यूज टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं भैया, रिड्यूस कर डालते हैं। रिड्यूस करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स का यूज करेंगे। डाई इलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेट विच कैन बी यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज बिकॉज व्हेन सच सब्सटेंसेज आर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज गेट डिस्प्लेस। ऐसे मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए काम में आते हैं और साथ ही साथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं भैया, रिड्यूस करते हैं। कैसे, तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड उनके अक्रॉस लगाई जाती है तो पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो जाते हैं और निगेटिव चार्ज एक तरफ हो जाते हैं। इसके कारण उसे क्या मिल जाती है, पोलैरिटी मिल जाती है। तो जनरली डाई इलेक्ट्रिक्स मटेरियल जो है आर ऑफ टू टाइप्स। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। अब पोलर क्या है और नॉन पोलर क्या है उसको समझ जाते हैं। ठीक है, देखते हैं। क्लियर। अब देखते हैं क्या कहा है पोलर में क्या होता है। अब मॉलिक्यूल इन विच, क्या कहा है, मॉलिक्यूल इन विच, ध्यान देना। अब जैसा मैंने कहा न्यूक्लियस के पास कौन सा चार्ज है भैया, पॉजिटिव, और इधर कौन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो अगर हम एज अ होल कंसिडर करें कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, अब अगर ये दोनों एक ही लाइन पे है, काय पे है, एक ही लाइन पे है, तब उन्हें बोलेंगे हम नॉन पोलर। क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। लेकिन पोलर में क्या होगा, ये दोनों एक लाइन पे रहेंगे नहीं। देखिए वही बोला है, अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास के साथ कोइंसाइड होता नहीं। किसके कारण, तो बिकॉज ऑफ असिमेट्रिक शेप। कैसे शेप होता है उसका, सिमेट्रिकल शेप होता नहीं। लाइक H2O, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, तो ये ऐसे ऐसे रहेंगे, ट्रायंगल जैसा का स्ट्रक्चर दिखता है, OH। तो ये एक लाइन पे है क्या तीनों, नहीं। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, पोलर डाई इलेक्ट्रिक। क्या बोलेंगे, पोलर डाई, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास एक लाइन पे रहते नहीं है। क्लियर। तो इसका मतलब अगर एक लाइन पे है नहीं तो उनके बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस है और वो कंटिन्यूसली क्या देंगे आपको, एक पोलर मोमेंट देंगे। तो इसीलिए उनके पास क्या होता है, हमेशा एक डायपोल होता है। क्या होता है, डायपोल प्रेजेंट होता है। क्या होता है, डायपोल प्रेजेंट होता है। देखिए, और उनका डायपोल के बीच का मतलब जो भी है डायपोल मोमेंट वो कितना रहेगा। डायपोल कब आता है, जब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो ऐसे बहुत सारे डायपोल रहेंगे। तो ये कितने मैग्नीट्यूड का होता है, बोलते 10⁻³ कूलम मीटर। कितने मैग्नीट्यूड का होगा, 10⁻⁻, मतलब इतना छोटा डायपोल रहता है। और ये डायपोल रैंडमली ओरिएंटेड हो सकते हैं, कहीं पे भी रहेंगे। दे एक्ट एज दे टाइनी डायपोल के जैसे एंड आर चार्ज सेपरेटली बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो एग्जांपल दिए हमें, HCl, वाटर, अल्कोहल, NH3 आर मेड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आर कॉल्ड एज पोलर डाई। कौन कौन है, HCl यहाँ पे दिए भी है डायग्राम, देखो HCl, H और Cl, इनके सेंटर ऑफ मास एक लाइन पे नहीं है। OH2O, इनके भी सेंटर ऑफ मास एक लाइन पे नहीं है। ऐसे इसको क्या बोलेंगे अपन, पोलर मॉलिक्यूल। ये देखो, इसका पॉजिटिव इधर है और निगेटिव का सेंटर सपोज यहाँ पे आया होगा सभी का, तो ये हो गया कौन सा, पोलर डाई इलेक्ट्रिक। कौन सा हो गया, पोलर। अब नॉन पोलर इसके एग्जैक्टली क्या होगा बेटा, अपोजिट होगा, बराबर। नॉन पोलर क्या होगा, इसके एग्जैक्टली अपोजिट। अब नॉन पोलर में क्या होगा कि जो भी ये एटम्स है दोनों पॉजिटिव का और निगेटिव का सेंटर ऑफ मास एक लाइन पे आएगा। कहीं पे आएगा बेटा,
एक लाइन पे, जैसे H2 दोनों एक लाइन पे, CO2 ये तीनों भी एक ही लाइन पे है। तो ऐसे इसको देखो, ये सेंटर मैच हो रहा है। जब यहाँ पे सेंटर और दोनों का सेंटर क्या हो गया, मैच, तब उसे बोलेंगे आप नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। वही अगर सेंटर पॉजिटिव का अलग है और ये इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहे, उनका सेंटर कहीं तो भी और आ रहा है, इनके बीच क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, डायपोल प्रोड्यूस हो जाएगा, तब उन्हें हम बोलेंगे पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। कौन सी डाइइलेक्ट्रिक्स, पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। ये कौन से हो गए, नॉन पोलर, अगर एक लाइन पे है तो नॉन पोलर। क्लियर, ठीक है। अब अगर हम इन डाइइलेक्ट्रिक्स के अक्रॉस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, तब इनका क्या हो जाएगा भैया, पोलराइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन। तो देखते हैं अभी क्या। अब पहले पोलराइजेशन ऑफ, शॉर्ट में ही समझना है, पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। कौन सा है, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। फिर ये समझना है, मतलब अगर पहले ये एक नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक लिया आपने, नॉन पोलर मतलब जिसके पॉजिटिव निगेटिव एक ही साथ है। पोलर होता तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच कुछ क्या दिखता, हमें डिस्टेंस दिखता। बिकॉज इट इज नॉन पोलर तो ये कहीं पे भी रह सकते हैं, ठीक है। तो दोनों एक ही सेंटर पे है, इसलिए इनको पास पास बताया मैंने। अब जैसे ही हम इसके अक्रॉस क्या लगा देंगे, एक्सटर्नल फील्ड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एक्सटर्नल फील्ड। तो ऐसा ऑब्जर्व होता है कि जिस डायरेक्शन में आपने फील्ड लगाई है, जिस डायरेक्शन में क्या लगाई है, फील्ड, उस डायरेक्शन में सारे पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में सारे निगेटिव। तो ये पॉजिटिव एक साइड पे जा रहे हैं और निगेटिव एक साइड पे जा रहे हैं। तो अब क्या हो गया, ये छोटे छोटे डायपोल बन गए। छोटे छोटे क्या बन गए, डायपोल्स बन गए। इसलिए ये डायपोल हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस मेथड को ही क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। क्योंकि हमने इसको पोलैरिटी दे दी, पॉजिटिव एक साइड पे हो गए, निगेटिव एक साइड पे हो गए। तो ये जो कंसेप्ट है इसको ही बोलते हैं भैया क्या, तो पोलराइजेशन। तो ये नॉन पोलर में भी हुआ। तो नॉन पोलर में पहले कोई डायपोल मोमेंट था क्या, नहीं। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद उसके डायपोल तैयार हुए, इसलिए अब उसमें क्या आएगा, डायपोल मोमेंट आएगा। क्या आएगा भैया, डायपोल मोमेंट आएगा। पहले था क्या, नहीं। वही इसके एग्जैक्टली अपोजिट, अगर नॉन पोलर की जगह पोलर लेंगे अपन, नॉन पोलर की जगह क्या लेंगे, पोलर, तो इनके पॉजिटिव और निगेटिव के बीच पहले से डिस्टेंस है, बस उनका नेट डायपोल क्या रहता है, जीरो रहता है। नेट जीरो रहेगा। क्यों, तो ये ओरिएंटेड नहीं है। क्यों कि ये ओरिएंटेड नहीं। किसकी बात कर रहा मैं अब, नॉन पोलर की। किसकी बात कर रहा हूँ, नॉन पोलर में क्या था, एक जगह पे थे, उनमें डायपोल नहीं था। अब ये नॉन पोलर की जगह मैं क्या कंसीडर कर लूँ, पोलर, तो उनमें डायपोल मोमेंट तो है छोटे छोटे, लेकिन वो सब रैंडमली ओरिएंटेड है, मतलब अपने मन से जिधर चाहे उधर, इसलिए उनका नेट डायपोल मोमेंट क्या रहता है, जीरो। लेकिन जैसे आप एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे, ये भी ऐसे हो जाएंगे, सब पॉजिटिव एक साइड पे आ जाएंगे, सारे निगेटिव एक साइड पे आ जाएंगे, तो उनका भी क्या मिलेगा, हमें एक नेट डायपोल मोमेंट मिलेगा। तो ये इस प्रोसेस को बोलते हैं हम पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। देखो यहाँ पे ये पहले ऐसे थे, फिर फील्ड लगाने के बाद सब पॉजिटिव एक साइड हो गए, निगेटिव एक साइड हो गए। ऐसे ही इसका भी देखो, ये कौन सी, इसका पोलर वाले, इसका, ये सब रैंडमली ओरिएंटेड थे। फिर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगे, सब एक साइड हो गए, पॉजिटिव एक साइड हो गए, निगेटिव एक साइड हो गए। तो इसमें एक पॉइंट बताया है, ये दो पॉइंट समझ लेना है। द अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच टेंड्स टू अलाइन द डायपोल विद द फील्ड, मतलब जो भी एक्सटर्नल फील्ड लगाई वो उन डायपोल्स को अपने साथ अलाइन करने की कोशिश करता है। थर्मल एनर्जी टेंडिंग टू रैंडमाइज द अलाइनमेंट ऑफ द डायपोल। इन दो चीजों पे डिपेंड करता है अपना क्या, पोलराइजेशन। किस किस पे, अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड पे और थर्मल एनर्जी पे, मतलब टेम्परेचर पे। तो एक तो टेम्परेचर बढ़ा के आप कर सकते हो पोलराइजेशन, या फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के कर सकते हो। ठीक है भैया, तो ये हो गया डायपोल, क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। क्लियर, ठीक है। अब इसको मेजर कैसे करेंगे पोलराइजेशन को, तो उसके लिए एक टर्म आते हैं जिसे बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या होता है, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कितना आपको डायपोल मोमेंट मिला, नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलेंगे, जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट मिला मतलब उतना ज्यादा पोलराइजेशन हुआ, जितना कम डायपोल मोमेंट उतना कम क्या हुआ बेटा, पोलराइजेशन हुआ। क्लियर। तो पोलराइजेशन को लिखते कैसे हैं, तो एक फॉर्मूला है जीटा इंटू ई। अब दिस जीटा स्टैंड्स फॉर ससेप्टेबिलिटी ऑफ द मटेरियल,
मतलब कितना वो एक्सेप्ट करेगा डायपोल मोमेंट को बनाने को, उसे बोलते हैं उसकी ससेप्टेबिलिटी। क्या बोलते हैं? ससेप्टेबिलिटी। ठीक है, वैक्यूम में ये क्या रहेगा? 0। इन वैक्यूम इट इज 0। ठीक है, चलो अब ये हो गया। अब इसी का एक पार्ट आता है भैया, क्या है? हाँ चलिए, क्लियर हो गया सबको? ये हो गया ससेप्टेबिलिटी, ये इधर। अब होता क्या है वो समझते हैं। रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस कैसे होती है उस चीज को समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देता, थियोरेटिकली पार्ट है, समझने की कोशिश करते हैं। अब आपके पास एक स्लैब है, बराबर। क्या है भैया? स्लैब है, जिसमें क्या था? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो ये पहले रैंडम है, ऐसा ही समझ के चलो। अब आपने क्या किया? एक प्लेट ली, जिसके पास कौन सा चार्ज दिया आपने? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज दिया? पूरा पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए ठीक है। और इसके कारण एक अपोजिट साइड पे क्या चार्ज हो जाएगा? निगेटिव चार्ज दिया है। अब इसके पीछे इस डाई इलेक्ट्रिक को रख देंगे। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में। जैसा आपने डायपोल को इसमें लगाया तो एक्सटर्नल फील्ड के कारण उसको पोलैरिटी मिल गई। सब पॉजिटिव एक साइड हो गए, सारे निगेटिव एक साइड हो गए, है ना? ठीक है। अब क्या हुआ? ये पॉजिटिव से निगेटिव, इसकी जो एक्सटर्नल फील्ड है वो ऐसी बन जाएंगी डाइलेक्ट्रिक की, अपोजिट डायरेक्शन में। अप्लाइड फील्ड कैसी थी? इधर। और डायपोल की फील्ड कैसी बन गई? इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की फील्ड कैसी बन गई? अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएंगी? अप्लाइड माइनस डाइलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? अपनी रिड्यूस हो गई। क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। तो इस प्रकार हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग क्या था? रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इस एक्सटर्नल फील्ड के बीच में रखा, दो प्लेट्स के बीच में रखा फॉर एग्जांपल, तो उसने खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली कि जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है? अपोजिट है। इसलिए नेट फील्ड क्या हो गई भैया? कम हो गई। तो अप्लाइड फील्ड माइनस डाइलेक्ट्रिक की फील्ड, तो ये रिलेशन मिल गया। ई माइनस ई जीरो बोला इसने, अपने ई जीरो माइनस ई डी बोल दिया। ठीक है, देखो ये पहले तो ये क्या हो गया? ये सारे पॉजिटिव एक साइड हो गए, सारे निगेटिव एक साइड हो गए। तो ये सब पॉजिटिव बन गए, ये सब निगेटिव बन गए, तो इसकी अपोजिट फील्ड बन गई। अप्लाइड वाली ये पॉजिटिव से निगेटिव जा रही थी, डाइलेक्ट्रिक की फील्ड इधर से इधर जा रही है, मतलब अपोजिंग हो गई। ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसलिए नेट फील्ड क्या होगी? इन दोनों का डिफरेंस हो गया। ठीक है बेटा, चलिए आप थ्योरी पढ़ सकते हो। ये हो गया। इसी को क्या कहा उसने? द ग्रेटर द अप्लाइड फील्ड ग्रेटर इज द डिग्री ऑफ अलाइनमेंट। जितनी ज्यादा फील्ड अप्लाई करोगे उतने यहाँ पे अलाइनमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब उतनी क्या बनेंगी? इंड्यूस फील्ड बनेंगी। उतनी इंड्यूस फील्ड बनेगी, उतने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी? अपनी रिड्यूस होंगी। ठीक है, द इंड्यूस डायपोल मोमेंट डिसअपियर्स व्हेन द फील्ड इज रिमूव। जैसे आपने ये फील्ड को हटा दिया, ये वापस पहले जैसे बन जाएगा। पहले जैसे बन गया तो जो इंड्यूस फील्ड है वो चली जाएंगी बाद में। द इंड्यूस डायपोल मोमेंट इज ऑफन रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स एन अनचार्ज इंसुलेटर सच एज चार्ज कॉम एंड बिट्स ऑफ पेपर। जैसे पीस ऑफ पेपर, प्लास्टिक का पेपर अपन रब करते हैं, फिर पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाते हैं तो वो चार्ज लेता है, क्योंकि उसमें क्या किया? अपने एक्सटर्नल फील्ड लगाए। फिर थोड़ी देर के लिए उसने क्या किया? उसे मिल गई। लेकिन जैसे वो एक्सटर्नल फील्ड हट गई, फिर से जैसे थे। समझ गए? क्लियर हुआ? तो ये अलग अलग मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिए हमें के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? के होता है, जिसको हम एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन जीरो भी बोल सकते हैं। ठीक है क्या? और ई जीरो बाय ई भी बोल सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये हुआ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, मिनिमम और मैक्सिमम अलग अलग मटेरियल की दी है। अब आता है भैया नया पार्ट, दैट इज कैपेसिटर्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। थियरी अच्छे से पढ़ लोगे तो समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं है। जितने बताए उतने पॉइंट्स आपने नोट डाउन भी कर लिए तो सफिशिएंट। और वैसे तो मैंने नोट्स बेच के रखी है। चलिए देखते हैं। जिन्होंने टेलीग्राम पे नहीं गए उन्होंने टेलीग्राम पे जाके देख लेना, मैंने नोट्स भेजी है। चलो अब देखते हैं हम क्या है, कैपेसिटर क्या होता है एंड कैपेसिटेंस क्या होता है। चलो समझने की कोशिश करते हैं।
अब देखो, आप इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ते हो बेटा, अब इसमें जब करंट फ्लो होता है रेजिस्टर में से, तो रेजिस्टर क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसमें से करंट क्या होती जाता है, पास। लेकिन इसने ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई इसे स्टोर किया क्या, नहीं किया, बराबर। तो उसमें से एनर्जी पास हुई और हीट के फॉर्म में लॉस भी हुई, लेकिन उसने स्टोर कर पाया क्या, नहीं कर पाया। तो ऐसे डिवाइस की जरूरत पड़ी कि जो कुछ चार्ज को क्या कर सके, स्टोर कर सके, सो दैट उसे हम एज ए एनर्जी यूज कर सके। तो ऐसा चार्ज स्टोरिंग डिवाइस को हम क्या बोल देते हैं भैया, कैपेसिटर। क्या बोल देते हैं, कैपेसिटर। अब कैपेसिटर के पास चार्ज कब आएगा, जब उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसलिए इसकी जो कैपेसिटर की कैपेसिटी है उसे हम गिनते हैं कैपेसिटेंस में, और कैपेसिटेंस होता है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कूलम पर वोल्ट, और इसे हम बोल देते हैं नया नाम फैरेड। किस नाम से लिखते हैं, फैरेड। ये हो गया इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ऐसा यूनिट। ठीक है, तो उसका डायमेंशन आप बना सकते हो। कूलम का डायमेंशन आपको पता है, वोल्ट का डायमेंशन भी आपको पता है। ठीक है, तो माइक्रो यानी 10⁻⁻�6 होता है, नैनो यानी -9, पिको यानी -12। क्लियर। तो जनरली कैपेसिटर को इंडिकेट कैसे करते हैं बेटा, सिंबॉलिकली प्लेट से। तो एक प्लेट पे अगर अपन ने पॉजिटिव दिया तो अपने आप आगे वाली प्लेट पे क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। इस प्रकार हम कैपेसिटर को शो करते हैं, 2 प्लेट्स और एक। क्लियर, यस और नो। ठीक है, चलिए अब यूजेस ऑफ कैपेसिटर में प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर समझने से पहले हम पढ़ लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। क्या पढ़ लेते हैं, कॉम्बिनेशन। तो आपको डेफिनेशन आएंगी कैपेसिटेंस की, कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, और इन प्लेट्स के बीच डाइलेक्ट्रिक रखा तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभी फिलहाल अपन क्या समझ लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर के पहले, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देख लो, अब पहला देखते हैं अपन। अब जितने ज्यादा कैपेसिटर रहेंगे उसका क्या फर्क पड़ेगा, मतलब किस प्रकार की अरेंजमेंट हमें ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटर्स दे सकती है। सपोज कैपेसिटर अरेंज इन क्या हो गया, सीरीज। सीरीज का मतलब क्या हो भैया, एक कैपेसिटर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। सपोज 3 कैपेसिटर हमने सीरीज में लगा दिए, और इन सब के अक्रॉस एक ही पोटेंशियल लगाया अपन ने, V। क्या लगा दिया, V इतना पोटेंशियल। अब होगा क्या, इसके पास पॉजिटिव है, इसके पास नहीं, इसके पास चार्ज आ गया, ये आगे ट्रांसफर करेगा, इसके पास भी आ गया, +Q -Q, +Q -Q, ऐसे प्लेट्स पे आते गया। तो टोटल चार्ज कितना है हर एक प्लेट पे, Q। अब सपोज हर एक प्लेट की कैपेसिटेंस है C1, C2, C3। अब Q की पोटेंशियल है सीरीज में, तो पोटेंशियल इन तीनों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो पहले वाले का हो जाएगा V1, दूसरे वाले का V2, तीसरे वाले के पास V3। तो अब हमने क्या कंसीडर करा, कंसीडर 3 कैपेसिटर अरेंज्ड इन सीरीज ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2, C3। लेट Q बी द चार्ज सप्लाइड टू ईच कैपेसिटर, और V क्या हो गया, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। अब V1 क्या हो गया, C1 का पोटेंशियल, V2 हो गया C2 का, और V3 हो गया C3 का। ये अपन ने सीरीज में पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ के बेसिक में। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, V इज इक्वल टू क्या होगा भैया, तो V1 + V2 + V3 होगा। अब हमने क्या पढ़ा, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q/V। तो C1 क्या होगा, Q/V1, C2 क्या होगा भैया, तो Q/V2 होगा, और C3 क्या होगा, तो Q/V3 होगा। तो यहाँ से V1 क्या होगा, तो Q/C1 होगा, V2 क्या होगा भैया, तो Q/C2 होगा, वैसे ही V3 क्या होगा, तो Q/C3 होगा। तो यहाँ से V क्या होगा, तो Q/C होगा। ये सब हम इसमें पुट करेंगे, तो Q/C इज इक्वल टू Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/ क्या बनेगा, C3। तो Q कॉमन निकल गया, तो इधर 1/C, Q कॉमन, इधर बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो गया। तो Q कैंसल। तो सीरीज के लिए 1/C क्या आया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, मतलब रेसिप्रोकल्स की एडिशन। क्या आ गया, रेसिप्रोकल्स की एडिशन आ गया। अब इसको अगर हम लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, सपोज 1/CS इज इक्वल टू, अगर 2 है, सपोज N है, और सबका कैपेसिटेंस क्या है, सेम। कितने कैपेसिटर लगा है, N, और सबका कैपेसिटेंस कैसा है, सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, इन सबकी एडिशन क्या आएंगे, N/C होगा। तो CS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/N।
कब? फॉर n कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, n कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटर्स, सबका कैपेसिटेंस क्या है? सेम है, और उनको कैसा कनेक्ट किया है? कनेक्टेड इन सीरीज। तब ये होगा कि कैपेसिटर को जितने कैपेसिटर उस नंबर से डिवाइड करो। अब सपोज 2 है, 1/C1 प्लस 1/C2, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो CS हो जाएगा भैया C1C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब अगर इसकी जगह 3 होते थे, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो इसको कैसे लिखते थे भैया सीरीज के लिए? तो ये होता था C1 C2 C3। नीचे क्या आता था बेटा? तो C1 इंटू C2, C1 इंटू C3 भी लिख लो और C2 इंटू C3 लिख लो। ठीक है क्या? सबके पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो ये हो गया सीरीज का कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? सीरीज। तो सीरीज में हमें ऐसा दिखता है कि कैपेसिटेंस घट रहा है, कैपेसिटेंस क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। वही अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन लूं, कौन सा कॉम्बिनेशन ले ले बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल मतलब एक के नीचे एक लगाने होंगे। अब इन सब के अक्रॉस लगाया हमने क्या? पोटेंशियल। अब क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो सबका कैपेसिटेंस क्या हो, सॉरी पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा? सेम। अब यहाँ पे भी चार्ज कितना है? Q Q Q, लेकिन यहाँ पे चार्ज क्या हो गया? स्प्लिट हो गया। तो इधर गया Q1, इधर आया Q2, इधर आया Q3। अब फिर से अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो हम क्या बोलेंगे बेटा? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। कंसीडर वाला पार्ट वही रहेगा, कंसीडर 3 कैपेसिटर अरेंज्ड इन पैरेलल, और V क्या है? उन सब के अक्रॉस लगाया हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। C1 C2 C3 क्या है? हर एक का कैपेसिटर। अब C इज इक्वल टू क्या था बेटा? Q बाई V। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा? C इंटू V। इसका मतलब Q1 क्या होना चाहिए? C1 इंटू V। Q2 क्या होना चाहिए? C2 इंटू V। Q3 क्या होना चाहिए? C3 इंटू V। देयरफॉर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो C इंटू V इज इक्वल टू C1V प्लस, चलो ये मिटा देता, C1V प्लस C2V प्लस C3V। V कॉमन निकल के कैंसिल, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आ गया? सबकी एडिशन। मतलब फॉर n कैपेसिटर्स इन सीरीज, लेकिन n कैपेसिटर कैसे? ऑफ सेम कैपेसिटेंस। कैसा कैपेसिटेंस है बेटा उनका? सेम। तो Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n टाइम C। मतलब यहाँ पे कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, सीरीज में कैपेसिटेंस क्या हो रहा था? घट रहा था। वही पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या हो रहा है बेटा? अपना इंक्रीज हो गया। ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला वाला कौन सा था? सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए देख लेते हैं। तो कैपेसिटर इन सीरीज आप लोग देख सकते हो, V लिया था उस पे से, वैसे ही कौन सा है? ये सीरीज इक्विवेलेंट हो गया, ये पैरेलल वाली कंडीशन हो गई। ठीक है क्या? अब ये एक एग्जाम्पल है सिंपल वाला, उसको देख लेते फटाफट। ठीक है, ये और इसके बाद वाला ट्राई करते। अब क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल कौन सा है बेटा? 8.15। एग्जाम्पल कौन सा? 8.15। क्या बोल रहा है? व्हेन 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए हैं? 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर, अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू कितना है बोलते? 10 वोल्ट अपीयर्स बिटवीन दी कंडक्टर्स। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ टू कंडक्टर्स। अब चार्ज हमें पता है, एक इलेक्ट्रॉन का होता है E, तो यानी इंटू E हो जाएगा। 10 टू द पावर 8 इंटू E कितना होता है? तो ये हमें चार्ज मिल गया भैया। अब हमें C पूछा है, तो C इज इक्वल टू क्या है? Q बाई V है। सिंपल हो गया। ठीक है, चलो बढ़िया। ये आसान एग्जाम्पल था, कुछ नहीं, फॉर्मूला बेस। चलो एग्जाम्पल 8.16 को समझने की कोशिश करते हैं। चलो क्या बोला है? फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस C इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इज फाउंड टू बी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है बोलते हैं? 1 माइक्रोफैरड है। कितना है? 1 माइक्रो। ऑल अदर कैपेसिटर्स आर इन माइक्रोफैरड। तो हमें डायग्राम दिया। अरे वाह बढ़िया, सबको दिख रही है बेटा डायग्राम? चलो थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ठीक है, हमें कुछ इस प्रकार डायग्राम दी है, तो मैं यहाँ पे भी वो डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले पॉइंट A दिया है, पहला एक कैपेसिटर है,
उसके बाद इधर 2 दिए हैं, इधर 1 है, चलिए इधर 1 है, इधर 1 है, चलिए बी पॉइंट हो गया। यहाँ पे कितना है, सी 1 है, 8 है, 4 है, सब माइक्रोफैरेड में, ये पहले ही बताया है उसने, ये 4 है, ये 4 है, और इनके नाम दिए हैं कुछ, क्या नाम दिया इसको, C1, C2, C3 इधर, C4 इधर, C5, ठीक है, इतने दिए। अब सबसे पहले बेटा आपको क्या देखना है, कौन पैरेलल है और कौन सीरीज है। डायग्राम में ऑब्जर्व किए बगैर समझेगा नहीं। तो पैरेलल किसे कहेंगे, जिनके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है, उनके बीच में अगर 2 आजू बाजू के रास्ते से आ रहे हैं तब उन्हें हम क्या बोलेंगे, पैरेलल। क्या बोलेंगे बेटा, पैरेलल। और कंटिन्यूएशन में है तो सीरीज। देखो अब ये दोनों सीरीज में है, एक के पीछे एक है, ये दोनों कैसे है, पैरेलल में है। कैसे का पता चला पैरेलल में, ये देखो यहाँ से यहाँ जाने के लिए इधर से रास्ता है, इस रास्ते में एक कैपेसिटर है, इधर से भी एक रास्ता है, इसमें एक कैपेसिटर है, और ये दोनों एक ही रास्ते पे, तो इसलिए ये क्या हो गए, सीरीज हो गए। क्या हो गए, सीरीज हो गए। तो हम क्या बोलेंगे, C1 एंड C2 आर इन सीरीज। तो इनका जो इक्विवेलेंट बन जाएगा 1/CS1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2। ये हमने पढ़ चुके हैं। तो CS1 क्या होता है, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 कितना है, 8 इंटू 4/8 प्लस 4, मतलब 32/12, मतलब 16/6, मतलब 8/3 माइक्रोफैरेड। चलो ये हो गया, ये दोनों की जगह पे ये आ जाएगा आप CS1, ठीक है। चलो, और ये दोनों पैरेलल है, तो हम बोलेंगे C4 एंड C5 आर पैरेलल। तो इनका क्या हो जाएगा, CP1 बोल देंगे। पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट एडिशन। तो ये 4 था, ये 4 था, 4 प्लस 4, ये कितना बन गया भैया, 8 बन गया। चलो, तो अब डायग्राम क्या हो जाएंगे भैया, चेंज हो जाएंगे। तो डायग्राम को बदल देते हैं। तो क्या होगा डायग्राम, देख लेते हैं। अब इसी के बाजू में यहाँ पे देखते हैं, अपन निकालने की कोशिश करता हूँ मैं इतनी जगह में डायग्राम, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। तो ये पहला वाला तो वैसे के वैसा रहेगा भैया, इसको अपन ने छेड़ा क्या, नहीं, तो ये भी वैसे के वैसा रहेगा। और इधर इन दोनों की जगह पे और इधर इन दोनों की जगह पे ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये कौन हो गया, CP1 हो गया, ये कौन हो गया, CS1 हो गया, ये अपना C तो है ही, साथ ही साथ ये कौन है भैया, C3, इसकी वैल्यू कितनी है, 1। CS1 कितना आया है अपना, 8/3 आया है, ये कितना आया है, तो 8 आया। अब देखो, अब इस डायग्राम में देखो, ये डायग्राम रिड्यूस हो गई। अब ये दोनों एक रास्ते पे, मतलब ये दोनों काय में रहेंगे भैया, सीरीज में। अब ये दोनों काय में रहेंगे, सीरीज में, और इनका जो इक्विवेलेंट है वो इसके साथ काय में रहेगा, पैरेलल में। तो पहले हमें CS2 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, CS2। तो हम क्या बोलेंगे कि C3 एंड CP1 आर इन सीरीज। C3 एंड CP1 आर इन सीरीज। तो CS2 बोल देंगे, क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय दोनों की एडिशन। ठीक है ना भैया। तो कितना था वो देख लो, C3 कितना है, 1 इंटू 8, 1 इंटू 8 अपॉन 1 प्लस 8, मतलब 8/9 माइक्रोफैरेड। अब ये जो CS2 आया, ये जो कौन आया, CS2, ये बना हुआ, ये इसके साथ क्या हो जाएगा भैया, पैरेलल हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे अभी CS1 एंड CS2 आर पैरेलल। तो इनका इक्विवेलेंट ले लेते हैं अपन CP2। CP2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CS1 प्लस CS2 हो जाएगा। अब CS1 कितना था, 8/3, और CP1 कितना, सॉरी CS2 कितना है, 8/9, 8/3 प्लस 8/9, तो 8 कॉमन निकलेगा, 3 भी कॉमन निकाल सकते हैं आप, ठीक है। चलो, तो ये 1 प्लस 1/3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4, 8/3 इंटू 4/3, मतलब फिर से 32/9। ये कौन हुआ भैया, CP2 हुआ। कौन हुआ, CP2। अब इस डायग्राम पे जाओ, तो ये दोनों का मिलके CP2 हो गया। तो CP2 इस C के साथ काय में जाएगा बेटा, सीरीज में जाएगा। तो ये डायग्राम क्या हो जाएंगे अब सीधे सीधे, ये A है,
ये अपना C है, और अब ये जो आया क्या आया, Cp2 आया। तो ये दोनों काय में हो गए सीरीज में, और इनका जो इक्विवेलेंट है वो हमें दिया है कितना, 1 माइक्रोफैरेड। तो 1/CS इज इक्वल टू होगा 1/C प्लस 1/Cp2। ये 1 दिया है, Cp2 कितना आया है 32/9 पुट करेंगे। 1/1 इज इक्वल टू 1/C कितना है, C हमें पूछा है, C प्लस 1/, Cp2 कितना आया 32/9। तो 1 माइनस 32/9 इज इक्वल टू 1/C। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या, यस और नो? तो इस प्रकार अपना आंसर आएगा। इसको सॉल्व करते आता है। ठीक है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, चलेगा। यस और नो? ये सीरीज का फॉर्मूला लगा है तो ये डायरेक्ट होगा। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, C इंटू Cp2 डिवाइड बाय C प्लस Cp2। तो इस पे से सॉल्व करो, ये कितना दिया है 1, पुट कर लो, C इंटू 32/9 अपॉन C प्लस 32/9, ये इधर चला जाएगा 32/9 C इंटू 32/9। सॉल्व कर लो, ये प्लस है, इधर मल्टीप्लाई, इधर से C आ जाएगा 1.4 माइक्रोफैरेड के आसपास आता है। तो नहीं समझाऊंगा, फिर से समझ लो। ये दिया था, ये दोनों के रास्ते अलग अलग है, लेकिन स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम आ रहा है। ये दोनों पैरेलल हो गए, इसलिए इनका इक्विवेलेंट क्या निकला बेटा, Cp1 निकला। क्या निकला इन दोनों का, Cp1 इन दोनों का। और इन दोनों ये सीरीज में, इसका क्या बना CS1। फिर हमें दिखा कि ये और ये जो आया नया, ये C3 और ये जो Cp1 बना, ये दोनों कैसे है सीरीज में, तो ये सीरीज हो गए। फिर ये सीरीज का कौन बना, CS2 बना। ये CS2 इसके साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, वो पैरेलल हो गए। फिर बचा कौन, ये C और ये लास्ट वाला, तो ये दोनों काय में हो गए सीरीज में, तो उस पे से हमें अननोन मिल गया। ठीक है, तो डायग्राम में सीरीज में कौन है, पैरेलल में कौन है, वो अच्छे से समझ में आना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही बेटा। आज हमने क्या क्या देखा समझ लो। तो सबसे पहले हमने डायपोल की एनर्जी देखी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल को समझा टॉर्क के फॉर्म में। उसके बाद हमने क्या देखा, तो न्यूमेरिकल देखा 8.14 नंबर का। फिर कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, वो डिस्कस किया। सेमीकंडक्टर डिस्कस नहीं किया, सिर्फ नाम लिखा था। ठीक है, फिर उसके फ्री चार्ज क्या होते हैं, बाउंड चार्ज किसे कहते हैं, ये समझने की कोशिश करी। फिर नॉन पोलर, पोलर क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक, वो समझा। फिर उनका पोलराइजेशन समझा, पहले नॉन पोलर का फिर पोलर का। पोलराइजेशन के बाद पोलराइजेशन की डेफिनेशन समझी हमने। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिड्यूस होती है पोलराइजेशन की मदद से डाइलेक्ट्रिक फील्ड में यूज करके, डाइलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करके, वो हमने पढ़ा। फिर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पढ़ा, बेसिक डेफिनेशन। उसके दो कॉम्बिनेशन डिस्कस करे, एक सीरीज और एक पैरेलल, और हमने इसके सवाल भी करने की कोशिश करे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर को हम कल पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद कैपेसिटर की प्लेट के बीच, कैपेसिटर की प्लेट के बीच अगर हम डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। होप सबको सारी चीजें समझ में आ गई। कल के दिन अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाएगा। देखिए पूरी थ्योरी भी हो रही है, सॉल्व न्यूमेरिकल भी हो रहे हैं, एक्सरसाइज और बाकी एक्सटर्नल न्यूमेरिकल सब बाद में कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लोगों को चीजें समझ में आए, सो दैट आप पढ़ सको। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। तो फिर भी इतनी बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी वही प्रॉब्लम आ रहा है कि बच्चे कमेंट नहीं करते। समझ में आ रहा है बेटा, तो कमेंट करो, तो मुझे पता चलेगा। आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम कर सकता है, सो दैट मैं वीडियो और बनाने की कोशिश करूँ। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो वीडियो बनाने में मोटिवेशन नहीं रहेगा, वो नहीं चाहता मैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे मैसेज कीजिए। टेलीग्राम की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दी थी पिछले वीडियो में, तो वहाँ से आप लोग उस पर जाइए, उस पर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नोट डाल चुका हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।